नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। और अजय शुक्ल जी देश के मान्यवर संपादक रहे हैं, कई अखबारों के संपादक रहे हैं, टीवी चैनल के संपादक रहे हैं और हमारे चैनल के दोस्त भी रहे हैं। और आज हमने विशेष रूप से अजय जी को अनुरोध किया है कि ये आरएसएस के चीफ जो हैं सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, ये 75 साल की बात करते रहते हैं और 75 साल को रिटायर हो जाना है, औरों के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। तो ये मोदी जी को संदेश दे रहे हैं या तो केवल दिखावे के लिए ये सब बातें कर रहे हैं, ये हमें जानना था। इसलिए हमने अजय जी से रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लीजिए, अपना मत व्यक्त करिए। क्योंकि जब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को अवतारी पुरुष मानने लगे थे, नॉन बायोलॉजिकल मानने लगे थे, तो कम से कम 3 बार प्रकट समारोह में मोहन भागवत ने उनको देवता बनने के लिए निकले हैं और घमंड उनका चूर चूर हो जाता है। जो देवता बनने की बात करते हैं उनका नाम कभी लेते नहीं मोदी जी का, केवल ये संकेतों में बात करते हैं। और आरएसएस का मेरे ख्याल से एक आकलन हमारा जो रहा है वो ये है कि वहां पर हर एक को एक एक रोल दिया जाता है कि मैं ये कहूंगा, तुझे ये कहना है, तुझे मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करना है, तुझे मुझे समर्थन देना है। यानी लोगों को भ्रमित करने का उनका ये इरादा होता है, ऐसा हम समझते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को 75 साल हो रहे हैं सितंबर में। हालांकि उनकी ये बर्थडे सही है कि नहीं है इसके बारे में भी मुझे आशंका है, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार नरेंद्र मोदी जी की 3-3 बर्थडेज हैं, मगर वो खुद मनाते हैं 17 सितंबर 1950 वाली बर्थडे जो उनकी है वो। और सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत की जो बर्थडे है वो 11 सितंबर 1950 है। दोनों हम उम्र हैं और दोनों कभी दोस्त हुआ करते थे, ऐसा प्रचारित किया जाता था। आज दोस्त हैं या स्पर्धक हैं वो मैं नहीं जानता, मगर संघ में स्वयंसेवक रहता है और सरसंघचालक रहता है। मैं अटल जी की बात कर लूं। अजय जी आप शायद जानते होंगे, जब सुदर्शन सरसंघचालक थे और अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो अटल जी के घर में निवास पर सुदर्शन जी उनसे मिलने के लिए गए तो दरवाजे पर अटल जी खड़े थे। वो बोले आप मुझे बुला लिया होता। यानी इसका मतलब ये था कि संघ का स्वयंसेवक हमेशा स्वयंसेवक रहता है और संघ का सरसंघ चालक ये सुप्रीम होता है उसके लिए। ये जताने की बात शायद वो कर रहे थे। हालांकि दोनों भी हम उम्र ही थे, दोनों में पड़ती नहीं थी, वो एक अलग बात थी। तो अजय जी ये क्या माजरा क्या है ये मोहन भागवत और मोदी का, आप जरा खुलकर बताएं। और आज आपका स्वागत है। नमस्कार देसाई साहब, मुझे अपने यहाँ आने का अवसर देने के लिए और सभी हमारे दर्शकों को नमस्कार। मैं इसमें सीधे से एक बात कहूंगा, आप वह तारीख याद करिए 21 मार्च 2009 जब डॉक्टर मोहन राव भागवत आरएसएस के प्रमुख बने। उस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, मुख्य विपक्षी दल थी और उसकी स्थिति 2019 के 9 के इलेक्शन में बहुत बुरी तरह से खराब हुई थी। यानी कि सी सुदर्शन के समय में जो भारतीय आरएसएस थी और उसके अगुवाई में जो भाजपा थी वो नीचे आई थी। अब नीचे इसलिए कह रहा हूं, हालांकि केसी सुदर्शन के ही समय में या रज्जू भैया के समय में कहें, उस समय में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन वो सत्ता से गायब हुई
उन्हीं के समय में। जी। तो 2009 में कांग्रेस पार्टी बहुत आत्मविश्वास के साथ आगे थी। राहुल गांधी का युवा चेहरा, युवा जो उनका पायलट प्रोजेक्ट था वो सफल हुआ था और उस उत्तर प्रदेश राज्य में अकेले बूते कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी 80 में से। जी। तो अपने आप में जहां वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में सिर्फ सीटों को लेके ये था कि वो 10 मांग रहे थे और वो 8 दे रहे थे, इसको लेके बात टूट गई थी और फिर वो 21 अकेले बूते जीत के आई थी। जी। और वही नहीं, देश के तमाम हिस्सों में यह चीज हमने देखी थी। युवा बड़े जोश के साथ खड़ा था। ऐसी स्थिति में सरसंघ चालक बदलता है और जो नया सरसंघ चालक आते हैं, डॉक्टर मोहन राव मधुकर राव भागवत, वो किस तरह से एक अभियान छेड़ते हैं। अभियान यहां नरेंद्र मोदी नहीं होते, यहां अभियान भाजपा नहीं होती है, यहां अभियान होता है एक अभियान उसी महाराष्ट्र से एक व्यक्ति को गांधी टोपी पहनाकर और लाकर दिल्ली में बैठा दिया जाता है और कहा जाता है महाभ्रष्ट सरकार है, कांग्रेस तो खा गई, गांधी परिवार तो लूट के खा गया और न जाने क्या क्या कहा जाता है। आप अन्ना हजारे की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो आप देखिए, इस तरह से दिखाया जाता है कि वो तो आज का गांधी है, वो आज का जयप्रकाश नारायण है और न जाने क्या क्या है। जयप्रकाश नारायण तो गद्दार था, मैं बार बार कहता हूं, उसको मैंने बता भी दिया है, उसके सबूत भी बता चुका हूं कि कैसे वो सीआईए के लिए काम करता था। बहरहाल मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि जहां हमारी चर्चा है। जी। तो यूं करके बदनाम किया गया और सबसे बड़ा जो काम किया गया, 2010 से एक अभियान शुरू किया गया कि राहुल गांधी पप्पू है। अगला आदमी 2004 में सांसद बना था, बेहतरीन काम किया था अपने क्षेत्र से लेके और सब में। पार्टी का जो यूथ का प्रोजेक्ट था वो 2008 में शुरू करके इसी चंडीगढ़ से शुरू किया था और शुरू करके देश भर में युवाओं का जो एक नया आभा मंडल खड़ा किया था और यह बताया था कि अब पार्टी में सब कुछ लोकतांत्रिक होगा। तो इसकी शुरुआत यूथ कांग्रेस से हुई थी। यूथ कांग्रेस में चुनाव के जरिए अध्यक्ष चुना जाए, जी, उसके और पदाधिकारी चुने जाए। तो ये जो एक शुरू की गई परंपरा, एक स्वस्थ परंपरा, बिल्कुल लोकतांत्रिक, वो राहुल गांधी की देन थी। और जब राहुल गांधी ने वह शुरू किया तो राहुल गांधी पप्पू है। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े नेता अपने चहेते कुछ लोगों को, किसी को यूथ का अध्यक्ष बना दिया, कोई का जनरल सेक्रेटरी बना दिया, कोई को एनएसयूआई का बना दिया, किसी को बना। तो राहुल गांधी ने इसे वास्तविक लोकतंत्र से जोड़ दिया जी। और जैसे ही ये जोड़ा तो उनकी मठाधीशी खत्म होने लगी, क्योंकि इन्हीं युवाओं के कंधों पे चढ़ के तो उनकी राजनीति होती थी। तो ऐसी उस राहुल गांधी को, जो हार्वर्ड का पढ़ा हुआ, जिसका एक पढ़ना अपने आप में एक प्राइड की बात होती है, जो कैम्ब्रिज से एमफिल हो और वो भी उन सब्जेक्ट से, कोई अरे गहरे सब्जेक्ट नहीं, जिन सब्जेक्ट को पढ़ने में आदमी की हालत बिगड़ती। तो अब आप सोचिए, जो इतना बड़ा हो, दुनिया के सबसे बड़े जो मैनेजमेंट गुरु ऑक्सफोर्ड के प्रोडक्ट थे, उनके साथ जिस शख्स ने 3 साल काम किया, जिस शख्स ने टेक्नोलॉजी बेस्ड एक कंपनी स्थापित करके और वर्ल्ड में काम किया हो, उस शख्स को पप्पू बताया जा रहा था। बहरहाल
वो शुरुआत हुई और वो एक अभियान किसने चलाया? शुरुआत तो कांग्रेस के उन लोगों ने की जो बहुत तमाम तरह की चीजें थी, उनमें कांग्रेस में ईमानदारी आए, इसकी लड़ाई राहुल गांधी ने शुरू करी जी। और जब यह शुरू करी तो उन्होंने पप्पू बनाना शुरू किया और आरएसएस के साथ उनकी शाखाओं में राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कहानियां सुनाई जाने लगी। मैं अभी एक दिन बड़ौदा जा रहा था, ट्रेन में मेरे साथ में एक परिवार बैठा हुआ था। उस परिवार से बात होते होते तो वो बताने लगे, अरे क्या बता रहे हैं, हमारे एक ऐसे ऐसे रिश्तेदार हैं, आईएएस हैं दिल्ली में, राहुल गांधी तो दारू पी के गली में गिरे पड़े रहते थे। अब आप एक चीज सोचिए, मैं कहा एक बात बताइए, वो पप्पू है कि आप पप्पू है? उनका क्यों? मैंने कहा जिस समय की आप यह बात कर रहे हैं तो उस समय तक राहुल गांधी को एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी। उसको गिरने की बात तो छोड़ दीजिए, कहीं फिसलने की भी स्थिति नहीं आने देंगे, ये जिम्मेदारी एसपीजी की थी। तो आप क्या बता रहे हैं कि वो दारू पी के गिरे पड़े रहते थे? पहली बात। दूसरी बात, इसी तरह के, और हमने कहा यदि आज की भी बात कर ले तो नेता प्रतिपक्ष भी है और उसके पहले नेता प्रतिपक्ष जब नहीं थे तब भी उनको Z+ सिक्योरिटी है। वो कहां क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या चीज होगी, एक एक चीज एग्जामिन है, यह नहीं कोई कर सकता है। और आपके वो आईएएस अफसर या तो यही होंगे और आप तो हैं, मैं मान लिया, क्योंकि यदि आप इस बात को मान रहे हैं तो इसका मतलब है आपको कुछ अता ही पता नहीं। बहरहाल, ये तो मैं एक उदाहरण के लिए बताया कि इस तरह से झूठ फैलाए गए। यदि उन्हें जिस आईएएस अफसर ने बताया होगा, उन्होंने मुझे उसका नाम नहीं बताया, तो निश्चित रूप से वो झूठ फैलाने की फैक्ट्री के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है जी, तो वही मैं कह रहा हूं। जैसे यहां जब राहुल जी विदेश जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो यहाँ आईटी सेल वाले कहने, और राहुल जी यहाँ नहीं, वहां गए, वहां नहीं। अरे भाई, राहुल गांधी दुनिया में कहीं जाएंगे तो एक मिनट भी नहीं लगेगा, भारत सरकार के पास इंफॉर्मेशन होगी कि राहुल गांधी अब इस एयरपोर्ट से इस जगह मूव किए हैं, इस एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं, इस जगह यहां ये है। राहुल गांधी कहां रुके हैं, एक एक इंफॉर्मेशन उनकी देनी होती है और ली जाती है। यदि वो ब्रीच करेंगे तो उस पर एफआईआर दर्ज होने का नियम। तो शायद मुझे लगता है इस देश में यही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आज है, इसके पहले शाखा यूनिवर्सिटी चलती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा, उस समय 1948 में उस चिट्ठी में लिखा कि आरएसएस के लोग एक दूसरे से कानाफूसी करके इस तरीके की झूठे प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। तो साहब, ये कानाफूसी का काम आज से तो कर नहीं रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है सरदार पटेल को, तो स्वाभाविक सी बात है कि तब से ये काम चल रहा है, कोई आज से नहीं चल रहा है। तो उदाहरण के लिए बताया, तो उस समय मोहन भागवत जब बने तो उन्होंने पहला काम यह किया कि कैसे गांधी परिवार का चरित्र हनन, क्योंकि भारत के अंदर एक ही परिवार है, जो परिवार एक पूरी तरीके से सुचिता से युक्त है, जिसका आज तक 1 रुपए का कोई बेईमानी, कोई गड़बड़ी, कोई चीज कभी कोई नहीं निकाल सका है, जिसके ऊपर झूठे आरोप लगा के इंदिरा जी को 7 दिन जेल रखा गया था, याद करिए, तिहाड़ में। तो साहब, ये पूरी कोशिशें करते रहे, लेकिन हर बार ये झूठ इनका साबित हुआ है। और चाहे राजीव जी पे बोफोर्स का लगाया हो, चाहे जिस पे इंदिरा जी पे लगाया हो, चाहे गांधी परिवार के किसी भी सदस्य पे। जी।
तो अब मैं आता हूं, तो इस तरह से करके इन्होंने देखा इस परिवार को एक डिस्ट्रॉय कर दे तो हमें इस देश के अंदर चुनौती देने वाला कोई दूसरा परिवार है नहीं, कोई दूसरी पार्टी भी नहीं है जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे और वैश्विक स्तर पर इस तरह हमें चैलेंज कर सकती है। तो इसे कर दिया जाए और अपनी ही एक छाया पार्टी तैयार करके विपक्ष के रूप में तैयार की जाए। यह अभियान शुरू किया गया कैसे? फोर्ड फाउंडेशन, फिर मैं कह रहा हूं सीआईए का पैसा आता है, फोर्ड फाउंडेशन ने फंडिंग करी, चाइना ने फंडिंग करी। किसको? विवेकानंद फाउंडेशन को, जिसके अजीत डोभाल हैं, उनका लड़का आज पाकिस्तान के उसके साथ मिलकर के कंपनी चला रहा है। अब आप देखिए, तो इसी तरीके से जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनका बेटा चाइना के साथ मिलकर के जो काम कर रहा है, तो इसी तरीके से तो चाइना से पैसा आया, अमेरिका से पैसा आया और ये पैसे से एक अरविंद केजरीवाल खड़ा किया गया, अन्ना के जरिए एक खड़ा किया गया, जो है भाजपा को मजबूत किया गया संघ के इशारे पर। और फिर अचानक 2013 में एक चेहरा सामने लाया जाता है, हिंदू हृदय सम्राट साहब। कौन? नरेंद्र भाई मोदी, आपके मुख्यमंत्री, आपके दोस्त। तो सर, तो आपके दोस्त देश के प्रधानमंत्री बनने चले आते हैं। अब आप ये देखिए ये कैसे हो रहा था। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। चंडीगढ़ में जिस सेक्टर में मैं रहता हूं, इत्तेफाक से यहीं पर पहली रैली हुई थी मोहन भागवत की रैली। क्या कहने को तो आरएसएस का कार्यक्रम था 3 दिन का, लेकिन थी रैली और वहां वो संबोधित करते हैं। मैंने चूंकि उसे कवर किया था इसलिए कह रहा हूं कि वहां वो बताते हैं कौन है हिंदुस्तानी, हिंदू कौन है। उसमें कांग्रेसी भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, सब बताया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने उन्हें अपने से जोड़ा कि संघ उनको भी उतना ही प्यार करता है। और तमाम लोग धीरे धीरे ओरिजिनल हाफ पैंट पे आ गए। बाद में वो फुल पैंट बना दिया इन्होंने। चलिए राबड़ी देवी की वजह से, राबड़ी ने टॉन्ट किया था इसलिए। जी, तो अब ये आप देखिए पूरा खेल। फिर जो ब्रांडिंग नरेंद्र मोदी की गई, वो नरेंद्र मोदी जिनके लिए दुनिया भर में हो रहा था कि यह मानवता का कातिल है, नैतिकताओं का कातिल है, उस शख्स को का कैसे महिमा मंडन किया गया। और वो ला के कहां से लड़ाया गया? वाराणसी से। क्यों लड़ाया गया? क्योंकि वाराणसी धर्म का, शिव का एक बड़ा केंद्र है और राम को भले न पूजते हो तमाम जगह, लेकिन शिव कहीं भी ऐसी जगह है जहां नहीं कि ना पूजे जाते जी। तो अब चाहे दक्षिण भारत हो चाहे जो कुछ, तो वहां लाके खड़ा किया गया। और वहां से सबसे पहले बाबा विश्वनाथ की जो पूजा करते हुए का सारे चैनल्स ने लाइव दिखाया। आप एक चीज देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस चाहती तो तमाम चैनल्स को ये रिस्ट्रिक्शंस लगा देती कि इस तरह से नहीं कवर करें, लेकिन कांग्रेस ने नहीं रोका। आप भी इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर थे और आप भी देखिए कभी आपको रोका नहीं गया होगा, कभी कहीं कोई डायरेक्शंस इस तरह के नहीं आए होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है सर, अब इन सब के बाद में ऐसा महिमा मंडित हुआ कि लगा बस न जाने क्या क्या होगा। दीपक चौरसिया ने देश के 16 बड़े पत्रकारों का एग्जिट पोल किया। सब, प्रभु चावला भी थे और लोग थे, मैं भी था, और इत्तेफाक से उसमें बताऊं मैं इकलौता व्यक्ति था जिसने 280 सीट कही थी जी। एक सिंगल व्यक्ति नहीं था जिसने कहा हो कि 280 सीट आ रही।
तो अब आप सोचिए, प्लस माइनस करके 280 सीट मैंने बोली, 282 आई आपके सामने। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इन्होंने खेल किया था उस खेल का हिस्सा समझ में आ रहा था। जगह जगह नरेंद्र मोदी को जिस तरह से महिमा मंडित किया जा रहा था, कौन कर रहा था? आरएसएस के लोग, ये शाखाओं में जाने वाले लोग, वहां रोज कानाफूसी के जरिए और दूसरे जरिए। उस समय इतना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सक्सेसफुल नहीं थी, तो इस तरह से किया जा रहा। चलिए, हो गया। अब देखिए आप, इसके बाद में आते ही जिस तरह से नैरेटिव बनाया गया कि पिछले तो सब बिल्कुल बेकार थे, अब असल में देश आजाद हुआ। और जो जिस तरह से एक क्या कहते हैं, इवेंट आयोजित किया गया नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण का, लगा कि राज्याभिषेक हो रहा है किसी सम्राट का, और अड़ोस पड़ोस के तमाम सारे सूबेदार टाइप के राजा रजवाड़े आके सलामी देने आ रहे हैं। यही हुआ था, राष्ट्रपति भवन में मैं मौजूद था। अब आप ये समझिए, मैंने भी उस समय लिखा था मोदी युगारंभ, हेडलाइन दी थी मैंने। तो सच्चाई है, मोदी एरा, मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। सही बात। और उसके बाद में जिस तरह से हुआ, 6 महीने तक मैं भी उन तमाम उम्मीदों में मैंने लिखा कि हां, तमाम कड़े फैसलों से भी हमें जूझना होगा, क्योंकि हमें देश को ये करना है, वो करना है, वो करना है। अंततः जब हम आए तो हमने देखा ये सिर्फ कहने की बातें, हो कुछ और। आप बताइए, नरेंद्र मोदी ने कौन सा एक ऐसा काम किया है जो आरएसएस चाहता था और नहीं हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर पाए थे पूरा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक एक एजेंडा पूरा किया है। चाहे 370 हो, चाहे हिंदू राष्ट्र पर खुलकर बोलने की बात हो, चाहे इस देश से सेक्युलरिज्म और समाजवाद शब्द को हटाने की बात हो, चाहे भारत के संविधान को बदलने की बात हो, चाहे तमाम मस्जिदों, दरगाहों को खोदकर उन्हें मंदिर बताने की बात हो, चाहे राम मंदिर के नाम पर एक नैरेटिव खड़ा करने की बात हो, चाहे जहां हो, और मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बना देने की बात हो, सब तो वही किया। सबसे बड़ी चीज, उस इजराइल को, जो कि आरएसएस का जो उद्देश्य लिखा है उसमें लिखा हुआ है, उस इजराइल से जिससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की बात कहते हैं, वो करके नरेंद्र मोदी ने दिया, हर शर्त पे दिया। जबकि भारत के लिए इजराइल सदैव एक बड़ा खतरा रहा है। जो हमारा साथ देने वाला देश रहा है वो ईरान रहा है, फिलिस्तीन रहा है, बुरे से बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। इजराइल ने साथ नहीं दिया। लेकिन हमने अपने उस देश को, जो हमारा असल में नहीं था, क्यों? क्योंकि सीआईए की उपज यही सब तो है। तो साहब, ये एजेंडे ऐसे होते हैं। मैं एक अपना पर्सनल वो बताता हूं। मैं उन दिनों हिंदुस्तान अखबार का आगरा में संपादक था, पश्चिम उत्तर प्रदेश का स्टेट एडिटर था। मोहन भागवत के यहां से आया कि आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा, देखिए मैं तो बहुत जाता वाता नहीं हूं। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, वो आएंगे आपसे मिलने। हमने कहा कोई बात नहीं, स्वागत है। तो कहे लेकिन ऑफिस में नहीं, घर पे रख लीजिए। मैंने कहा ठीक है, घर पे रख लेने। मैंने कहा हालांकि मैं घर पे खाना बदोश जैसा ही रहता हूं, क्योंकि बच्चे मेरे यहां तो रहते नहीं, फिर भी आइए आप। आए। आने के बाद में चर्चा हुई। उसी समय त्रिपुरा में आरएसएस के किसी व्यक्ति की हत्या हुई थी और चर्चा में था वो सब्जेक्ट। शायद मार्च 2016 की बात जी। तो मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा, भागवत साहब एक चीज बताइए, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, त्रिपुरा में ये हो रहा है और ऐसे ऐसे मैंने जिक्र किया। उनका, अजय जी आप ब्राह्मण हैं? मैंने कहा जी। कहें आप हवन यज्ञ पूजन करते होंगे?
मैंने कहा बिल्कुल करता हूं। तो कहें उसमें आहुति देते हैं? मैंने कहा बिना आहुति के तो हवन यज्ञ हो नहीं सकता। तो कहा फिर बड़े बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ आहुतियां देनी पड़ती। ओ ओ अब आप समझ लीजिए, मैं ये पर्सनल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। जी जी जी। अब आप एक बात बताइए, किसकी किसकी आहुति दी है? याद कर लीजिए 2002 आप अपने यहां का साबरमती एक्सप्रेस में किसकी आहुति दी गई, किसने दी? शंकर सिंह वाघेला ने तो बता दिया ना कि आग तो साहब हमारे ही लोगों ने लगा दी, अंदर से ही लगाई गई। साइंटिफिक एविडेंस कहता है कि आग अंदर से लगी, बाहर से लगी नहीं सकती थी। यानी आग तो हम ही ने लगवा दी। कि हमारे 70-75 लोग मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? हम 1000 लोग मार डालेंगे और एक मैसेज चला जाएगा, और हमारी सत्ता उसके बाद जो गुजरात का चुनाव होगा तो उसमें सत्ता हमारे हाथ में होगी ना। नरेंद्र मोदी मजबूत मुख्यमंत्री हो जाएंगे, हिंदू हृदय सम्राट हो जाएंगे। कहा ना उस समय के राजधर्म की चिंता नहीं। यस, और कहा उस समय के आपके यहां डीजीपी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट में अपनी कहा कि किस तरह से रोका गया। संजीव भट्ट ने सच बताया कैसे रोका गया। सब कुछ जो जो लोग बताए, आज वो तकलीफ में। तो सच बोलना मना है साहब, लेकिन सच्चाई है अपने कुछ लोगों की गला काट के और सत्ता पे बैठना। यह उदाहरण सबसे बड़ा वो पोस्टर बॉय बताता है जो उस गोधरा दंगे का वो था, और आज वो अपने उस पर अफसोस करता है। वो कौन? मोची जो है अंसारी तो शायद। नहीं, मोची था, जो हिंदू मोची था जिसने आग लगाई थी, जिसका चेहरा गोधरा दंगे में हाँ, बड़ा भारी वो होता है। जी जी। तो मैं ये बता रहा हूं, उसने अभी के दिनों में कहा कि हमें हासिल तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा जिंदगी बर्बाद हो गई। अब आप ये सोचिए, लेकिन ये जब तक आपको समझ में आई तब तक 20 साल गुजर गए साहब। सही बात, सही बात। आपकी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो गई, बच्चों के जीवन बर्बाद हो गए। आज आपका गुजरात जिस कष्ट को सह रहा है, आप बताइए मुझे एक उदाहरण दीजिए कि जब आपके यहां बड़ोदरा से अहमदाबाद के बीच का वह पुल टूटता है तो मरने वाले भारतीय जनता पार्टी के वोटर होते हैं, कोई वो किसी और के वोटर नहीं है। जो आपके यहां उस मॉल में आग लगती है, वो गेमिंग जोन में, मरने वाले भारतीय जनता पार्टी के वोटर होते हैं साहब। जिनके छोटे छोटे बच्चे भून गए, आप कहेंगे क्या कर रहे हैं? तो यह चरित्र है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, आज देश में तमाम चीजों को लेके नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सरेंडर किया, जिस तरह से स्वदेशी अभियान को तितांजलि दे करके चाइना को भारत की सारी इंडस्ट्री सौंप दी है, जिस तरह से अमेरिका के आगे सरेंडर करके हमने अपनी संप्रभुता खत्म कर दी है, जिस तरीके से यह देश महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहा है, जिस तरह से और तमाम संकट खड़े हैं, तो चेहरा बचाने के लिए क्या बात होगी? संघ कभी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता है, कभी नहीं ओढ़ता है। इतिहास गवाह है, 6 जो सरसंघ चालक हुए, 6 कहिए चाहे 5 कहिए, तो आप ये देखिए केशवराम बलिराम हेडगेवार से लेके वो कब उन्होंने यह संगठन बनाया था? जब इस देश को जोड़ने की बात हो रही थी तो उसके खिलाफ बनाया था। तोड़ने के लिए बनाया था, जोड़ने के लिए नहीं। और उसके बाद लक्ष्मण वासुदेव जब बने, उन्होंने क्या किया? उन्हें 1 ही साल रहने दिया गया क्योंकि उन्होंने जोड़ने की बात कर दी थी।
फिर उसके बाद 10 साल तक हेडगेवार रहे। उसके बाद में माधवराव सदाशिव गोलवलकर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, चाहे बंच ऑफ थॉट पढ़ लीजिए, चाहे और पढ़ लीजिए, चाहे जो भी पढ़ लीजिए, आप देखिए समझ में आ जाएगा कि वो क्या कर रहे थे। और उसके बाद आप देखिए सरेंडर करना भी आप देख लीजिए। मधुकर दत्तात्रेय देवरस, जब इंदिरा गांधी ने जेल भेजा तो साहब 3 चिट्ठियां इंदिरा जी को लिख दी माफी मांगते मांगते। उन्होंने नहीं सुनी तो 2 चिट्ठियां जो है विनोबा भावे जी को लिख दी, यस, रोते हुए कि साहब आप हमें बस छोड़ दो, हम तो आपके चरणों में पड़े हैं, आरएसएस आपकी सेवा के लिए तत्पर है, आप तो एक अनुशासन स्थापित कर रही हैं, और वही उन्हीं के आज ये नाजायज औलादे कह रही हैं कि आपातकाल, काला अध्याय, न जाने क्या क्या। आप तो उस समय पत्रकारिता कर रहे थे सर, जी, आपने वह दौर देखा है। सही बात। मैंने अपने पिता से सुना है, और चूंकि पुलिस अफसर थे मेरे पिता, तो मुझे पता है कि कहीं पर भी किसी सामान्य व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाता था। हर दफ्तर टाइम पर एग्जैक्ट 10 बजे रेडी होता था। हर अफसर, हर कर्मचारी अपने दफ्तर में मौजूद होता था। इस देश की अदालतें टाइम पर खुलती थी, कोई कहीं कोई धांधली नहीं होती थी, कोई रिश्वत नहीं मांगता था। इस देश में स्थिति थी, ट्रेनें 1 मिनट लेट नहीं होती थी, 1 मिनट लेट होती थी तो एक्सप्लेनेशन कॉल होता था, क्या हो जाता था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके, कलेक्टर से लेके, एसपी से लेके, सब बिल्कुल राइट टाइम खड़े होते थे। जनता को हर वह चीज मिल रही थी जो वो चाहती थी। परेशानी तो चंद लोगों की थी साहब। और जो खुद उस दौर में पत्रकार माथुर साहब जेल गए थे, उन्होंने भी बाद में अपनी किताब में लिखा कि नहीं, अत्याचार नहीं किया गया था जी, हमें गिरफ्तार जरूर किया गया था, लेकिन यह नहीं हुआ था। और उन्होंने उसको उसी तरीके से बताया। बावजूद इसके, क्योंकि उस समय जिस तरह से इंदिरा जी देश को मजबूत कर रही तो समस्या थी, जिंदगी भर के लिए खत्म होते। इन्होंने धीरे से उनके चरण पकड़ के अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर ले लिया, और जैसे ही उसमें उस दौरान अपने लोगों को स्पेस दिलाया, और जो स्पेस दिलाया वो भुगत रहे हैं। तो ये गिरगिट की तरह से रंग बदलते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये नूरा कुश्ती है। आप जब से देखिए सुनते हैं कि नहीं आरएसएस नाराज है, आरएसएस ये, आरएसएस वो, लेकिन काम सब वही कर रहे हो। कोई आरएसएस वाला कह दे कि हाँ वो वोट कांग्रेस को डलवा रहा होता है, नहीं नहीं, वही। तो अब आप ये समझ लीजिए कहीं कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि आवाज को बदला जाए, आप उसी की चर्चा में फंसे रहें, और उसके बाद में जो चाहा जाए एक नई भूमिका, नया तरीका, नया रूप बनाया जाए। क्योंकि पंडित नेहरू की एक बात को लकीर बांध ली जी, उन्होंने कहा था, आरएसएस का व्यक्ति यदि कहे कि मैं पूरब जा रहा हूं, तो आप उसे कभी पूरब में मत खोजिए, आप उसके अलावा 3 दिशाओं में उसे खोजिए। तो यदि ये कहे कि देश नहीं बिकने दूंगा, तो समझ लीजिए देश बेचने जा रहे हैं। ये कहे कि हम आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, तो आप समझ लीजिए ये निर्भर भारत बनाने जा रहे हैं। और आप ये देखिए, उदाहरण नहीं मैं दे रहा हूं, ये मौजूद है, ये चीज हुई है। जी, और यदि ये कहें कि नहीं पाकिस्तान को हम ये कर देंगे, तो आप समझ लीजिए पाकिस्तान के आगे सरेंडर करने जा रहे हैं। ये कहें हम पीओके लेने जा रहे हैं, तो समझ लीजिए भारत की कुछ और जमीन देने जा रहे हैं। और चाइना को लाल आंख दिखाएंगे कहें, तो आप समझ लीजिए झूला झुलाते नजर आ जाएंगे आपके गुजरात में ही। जी, तो सर ऐसी स्थिति में यही इन्होंने सिखाया है, ये इनका चरित्र।
ये नूरा नूरा कुश्ती वाली जो बात आप कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर गुजरात में, सौराष्ट्र में उसका एक पर्याय है गुजराती में, सोनी कजियो उसको बोलते हैं। यानी ये दिखावे के वास्ते उनमें झगड़ा लगाते हैं और लोगों का ध्यान अन्यत्र उनको डाइवर्ट करना है, ये डाइवर्जन में मानते हैं। और यही तो बात मेरे ख्याल से गोपाल गॉडसे ने अपने अंतिम इंटरव्यू में भी कही थी कि हम चारों भाई, नथुराम गॉडसे जिसने गांधी जी की हत्या की, अपने राष्ट्रपिता की हत्या की, और उसके सहित चारों भाई हम आरएसएस की शाखा में बड़े हुए, मगर जब हम यानी ये हत्या हुई उसके बाद में आरएसएस ने हमसे पल्ला झाड़ दिया। यानी आपने ठीक ही कहा कि आरएसएस नेवर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीथिंग व्हिच गोज अगेंस्ट देम। तो आपने आज जिस प्रकार से बताया, मेरे ख्याल से लोगों की समझ में आएगा, उदाहरण सहित आपने बताया कि जब आरएसएस वाले कहते हैं कि हम पूर्व में जा रहे हैं, तो नेहरू का वो कथन याद करें कि वो पूरब की जगह पर और 3 दिशाओं में उसको ढूंढा जाए। आज आप हमसे जुड़े और इतना अच्छा आपने हमें समझाया, दर्शकों को भी समझ में आएगा कि ये सब मिली भगत है और ये पता नहीं कब तक ऐसा उनका खेल चलता रहेगा। पहले आपको मालूम होगा कि गणेश जी दूध पीते हैं, ये भी अपप्रचार। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उनकी तो चलती रहती है, कानाफूसी वाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वो उस समय भी हमने तो उसका विरोध किया था एडिटोरियली। हालांकि हमारे चेयरमैन गोयनका मानते थे कि गणपति दूध पीते हैं। हमने फ्रंट पेज एडिटोरियल लिखा था कि यदि हम ये लिखने के बाद मर जाएंगे तो लोग कहेंगे कि गणपति की हम पर अवकृपा हुई, फिर भी मत मानिए कि गणपति दूध पीते हैं। सर, आज आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मिलेंगे, आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे। दर्शकों को भी मैं जरूर कहूंगा कि आप अपनी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और समझदारी से पेश आइएगा, यही मेरा एक संदेश है। और मेरे ख्याल से अजय जी ने जो कहा वो बहुत चिंतन और चिंता दोनों का विषय है। नमस्कार। नमस्कार जी।